बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड चैप्टर कंसीडर होगा। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बेटा, कुछ ऐसी कह लीजिए कि प्रॉब्लम है जो कि बायोलॉजी यानी लाइफ रिलेटेड है। ठीक है, तो लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, जिसकी डिस्कशन करके हमने उसे सॉल्व करना होता है। तो उसी हवाले से आपके चैप्टर का नाम है कि सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए कि कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में आई हैं, तो उनके लिए मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डेंगू, इसका नाम आपने सुना होगा। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया, यकीनन इसका नाम भी सुना होगा। और एक आज जो आप देख लीजिए जो करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम हमारे पास अवेलेबल है, विच इज़ कॉल्ड कोविड-19, कोरोना वायरस डिज़ीज़ प्रॉब्लम 2019। ठीक है, ये 2019 में स्टार्ट हुई है और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुई है। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है ताकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सके, इन डिजीज़ से इंसान बच सकें। ठीक है जी। अब देखा जाए तो इन प्रॉब्लम्स में से डेंगू की प्रॉब्लम, मलेरिया की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस प्रॉब्लम है वो अभी इन प्रोसेसिंग है। कोशिश की जा रही है कि इसको सॉल्व कर लिया जाए। इंशाल्लाह ये सॉल्व भी हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर चैप्टर के हवाले से बात की जाए तो इनमें से जो एग्ज़ाम्पल इन फ्यूचर जाके हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़नी है वो असल में है मलेरिया। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया ही ले लीजिए, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सवाल ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो बेटा, उसके लिए हमें एक मेथड यूज़ करना पड़ता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो उसी हवाले से मैंने ये लाइन राइट की है कि इट इज़ सॉल्व्ड बाय यूजिंग अ मेथड विच इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है जी। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इख्तियार किया जाएगा, इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। और बायोलॉजिकल मेथड जो है वो कुछ स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। स्टेप्स यानी उसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है उस प्रॉब्लम को रीड करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बुक पे आई थिंक सो उन स्टेप्स के 7 to 8 नेम्स हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं कह लीजिए, जो कि ज़रूरी स्टेप्स हैं, मैंने पहले वो राइट किए हैं। जिसमें आप पहला देख सकते हैं, पहले स्टेप का नाम है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकग्निशन करना। बेटा, रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान, कि पहचानना कि प्रॉब्लम कैसी है। फिर हमारा सेकंड स्टेप है ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन यानी मुशाहिदात, उस पर ऑब्ज़र्व करना। फिर नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्ज़र्वेशन के बाद वाले स्टेप, यानी जो भी बात आप ऑब्ज़र्वेशन पे करेंगे उस बात के ऊपर मज़ीद एक्सप्लेनेशन से उसकी डिस्कशन जो है वो हाइपोथेसिस पे होगी। और जो बात हाइपोथेसिस में की जाएगी वो बड़ी ही सिंपल होगी और सही बात होगी, जिसमें गलती का ख़दशा नहीं होगा। ठीक है, अगर तो गलती का ख़दशा होगा तो वापस हम चले जाएंगे ऑब्ज़र्वेशंस के पॉइंट पर और दोबारा ऑब्ज़र्व करेंगे। लेकिन अगर गलती का ख़दशा नहीं होगा तो इसको प्रॉपर चेक करने के लिए कि गलती हुई है कि नहीं, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, विच इज़ कॉल्ड डिडक्शंस। डिडक्शन क्या होता है? ये असल में एक लॉजिक है। ये अभी जब हम इसको डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा ये किस किस्म का लॉजिक है। ठीक है जी। और जब ये चारों पॉइंट्स हो जाते हैं तो डिडक्शन के बाद हम करते होते हैं एक्सपेरिमेंट, जिसको एक्सपेरिमेंटेशन भी कहा जाता है।
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन स्टेप है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है कि आपका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम है, ये काम करने में तो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे आपने टी बनानी है, चाय बनानी है, तो जो बनाता है उसको देख के तो हम कहते हैं कि ये बहुत आसान है बनाना, लेकिन जब हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको खुद बनाते हैं, तो हमें फिर पता चलता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स किस किस कंसंट्रेशन से डालने हैं और किस हवाले से वो बननी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट करे बगैर हमें कभी भी अपना कंक्लूजन नहीं मिल सकता। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो इन स्टेप्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। नंबर 5, एक्सपेरिमेंटेशन। तो आइए पहले इतना हम इसको बुक पे रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 20, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहले ऊपर इंट्रोडक्शन है, उसे देख लेते हैं। साइंस इज़ द सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, यानी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद ही साइंस का नॉलेज जो है वो आया है। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमिन द प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स, कि नेचर चल कैसे रही है उसको देखने के लिए उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन रूल्स पे चल रही है, ये एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता चल सकता है। साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट, ये जितने भी लोग हैं जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, यूज़ द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज़। जो न्यू थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर ये वर्कआउट हो रहा है। In this chapter we will study the steps of biological method. We will study malaria as an example to understand these steps in detail. मीन टू से कि हम इस चैप्टर में असल में बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स की डिस्कशन करेंगे जो कि मैंने मेंशन किए हुए हैं, और उसके अलावा एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम मलेरिया की डिस्कशन करेंगे और इन्हीं स्टेप्स की बेस पे मलेरिया की डिस्कशन करेंगे। वो एक अलग बात है कि मैंने आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की चंद एक एग्जांपल्स दी और आपको ये बात समझ आ गई कि असल में एक्चुअल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या चीज़। ठीक है जी। तो टॉपिक स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल मेथड से। Questions about living things have provided problems that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know, यानी अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना कि हो क्या रहा है इस दुनिया में, और इसके अलावा सर्वाइवल के ज़िंदा जो रहना है उसके रहने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे सर्वाइव करेगा और कैसे इस दुनिया में रहेगा। तो यहाँ से साइंटिफिक मेथड का आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसकी डेफिनेशन है द साइंटिफिक मेथड इन विच द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज़ टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। तो असल में बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की एग्जांपल में आप डेंगू, मलेरिया, कोविड-19 की एग्जांपल्स को एज अ मतलब एग्जांपल के तौर पे इसको आप लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए कि बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, यानी 500 साल से जो है ये रिसर्च जो है साइंटिफिक मेथड में, ये बायोलॉजिकल मेथड में साइंटिफिक रिसर्चेज जो हैं ये चलती आ रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर होती हैं। स्टूडेंट इस हवाले से आप नीचे का जो पैराग्राफ है इसे रीड कर लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे, विच इज़ दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। तो आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं कि इन बायोलॉजी लाइक अदर साइंसेज न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड विद बेटर वंस, यानी कि हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ डिस्कवर हो रही है और पुरानी थ्योरीज से न्यू थ्योरीज जो हैं वो आ रही हैं। जैसे आपको याद होगा कि केमिस्ट्री में आपने जब सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ा तो आपने वहाँ पे देखा कि कैसे रदरफोर्ड की थ्योरी थी एटम के स्ट्रक्चर पे, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन की गई तो एक न्यू थ्योरी आ गई विच इज़ कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी। तो वो वेल प्रूफ थ्योरी थी, तो वो मॉडिफिकेशन के बाद आई। इसी तरह जिस तरह केमिस्ट्री में थ्योरीज़ जो हैं वो मॉडिफाइड होती रहती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं,
इसी तरह बायोलॉजी में भी बहुत सी थ्योरीज जो हैं वो रिप्लेस होती हैं और मॉडिफाई होती हैं। रिप्लेस्ड विद बेटर वंस एज मोर डाटा एंड नॉलेज इज एक्यूमुलेटेड, जमा कर लिया जाता है, डाटा जब ज़्यादा होता है तो फिर समझ आती है। दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सोल्यूशन। जब उन्हें इन प्रॉब्लम्स का पता चला तो उसके सोल्यूशन की तरफ उन्होंने जाने की कोशिश की। तो इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स, वो स्टेप्स लिखे हुए हैं। द फर्स्ट इज़ रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, द सेकेंड इज़ ऑब्जर्वेशंस, द थर्ड इज़ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, द फोर्थ इज़ डिडक्शंस, द फिफ्थ इज़ एक्सपेरिमेंटेशंस, द सिक्स्थ इज़ समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिज़ल्ट आएगा उसको आप टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में डाटा को लिख दीजिए। तो डाटा को जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको समझ आएगी। एंड द लास्ट इज़ रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, कि जो चीज़ आपने तैयार की है इसको आपने वर्ल्ड वाइड बताना है, उसकी रिपोर्ट करनी है, जिसके लिए आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये तमाम तर जो सोर्सेज हैं इनको यूज़ करते हैं। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान कैसे होगी। देखिए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इटसेल्फ एक सवाल है, ठीक है, और ये सवाल दो ही तरीक़ों से, या तो ये सवाल बायोलॉजिस्ट जो हैं उनको ख़ुद पता चलता है, यानी इटसेल्फ उनके माइंड में ये बात आती है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ लिहाज से कैसे हो रही है, कि अगर ये ऐसे है तो वैसे है तो कैसे हो सकता है, वैसे नहीं है तो ऐसे, मतलब सपोज़ करके वो मेंटलिटी जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो उनके माइंड में, बायोलॉजिस्ट के माइंड में वो प्रॉब्लम जो है वो ख़ुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। या फिर समवन एल्स, यानी कोई दूसरा आता है, समवन एल्स यानी कोई दूसरा आता है और वो आकर बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को तो नहीं पता होता, लेकिन हम जाके उनको बताते हैं जी हमें फ़लाँ प्रॉब्लम है, उससे रेलिवेंट वो उनका क्या उस प्रॉब्लम का क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह आपका पहला पॉइंट है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब बायोलॉजिस्ट को पता चला कि उन्होंने, इनकाउंटर का मतलब होता है जवाबी हमला करना, तो जब बायोलॉजिस्ट को पता चला कि उन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाबी हमला करना है तो उन्होंने उससे रेलिवेंट क्या इख्तियार किया, बायोलॉजिकल मेथड। तो अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक सवाल है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो किससे रिलेट करेगा, जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। डैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन, या तो किसी ने पूछा हो, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या बायोलॉजिस्ट के माइंड में ख़ुद आ गया हो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ईदर आस्क्ड बाय समवन, के किसी ने पूछा हो। मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पर गलत कह दिया है, सॉरी टू से, कि मैंने कह दिया कि समवन एल्स के कोई दूसरा बताएगा। मतलब देखा जाए तो एक ही है कि कोई अगर बताए तो पूछे, बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बहरहाल यहाँ पे आपने याद रखना है कि ईदर आस्क्ड बाय समवन, कि कोई पूछे बायोलॉजिस्ट से, ना कि बताए, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक है, इससे ज़रा कर दीजिएगा, माइंड में से निकाल दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। एस लगाने का मतलब कि ये एक से ज़्यादा हो सकती हैं। बेटा याद रखिएगा ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं। ऑब्जर्वेशंस मुशाहिदात को कहते हैं, और ये डिपेंड करती हैं आपकी 5 सेंसेस पर। हमारी जो 5 सेंसेस हैं उन पर, वो कौन कौन सी हैं, हीयरिंग, स्मेल, टेस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट इज टच एंड द लास्ट इज साइट। इसमें 5 सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 5 ही ऑर्गन्स होते हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हीयरिंग को आपके ईयर्स कंट्रोल कर रहे हैं, कान, स्मेल को नोज़, ठीक है। टेस्ट को आपकी जो है वो माउथ में यानी टंग,
इसी तरह टच के लिए आपकी पूरी की पूरी स्किन जो है वो, और साइट के लिए आइज़। ये वो 5 ऑर्गन हैं जो कि आपकी ये 5 सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। आप इन 5 सेंसेस से जो भी चीज़ सोच विचार करेंगे और बात करेंगे वो आपकी कहलाएगी ऑब्जर्वेशन। कि आपने इन 5 में से किसी को इस्तेमाल करके कोई भी बात की तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा कहलाएगा। अब बेटा ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो असल में होती हैं 2 तरह की। कितनी तरह की? 2 तरह की। अब इसी को मैं यहाँ पे ही लिखूँगा ताकि मैं आपको समझा भी सकूँ कि जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास 2 तरह की हैं, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें ऑब्जर्वेशन की टाइप्स की, तो वो 2 टाइप्स हैं असल में। जो आपके पास उसकी फर्स्ट टाइप है, इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यानी जो आपने मुशाहिदात करने हैं वो या तो क्वालिटेटिव हो सकते हैं या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। बेटा क्वांटी का मतलब या क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मिकदार, अमाउंट, वैल्यू, ठीक है। और क्वालिटी का मतलब होता है मोयार, ठीक है। जैसे आप मिसाल के तौर पे एक पेंट परचेज़ करते हैं, ठीक है। वो पेंट अगर आप किसी अच्छी शॉप से परचेज़ करेंगे, किसी आप कह लीजिए कि एक अच्छे ब्रांड से परचेज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हैबिट ब्रांड है, उसकी पेंट होती है, ठीक है। तो वो जो आप पेंट सेलेक्ट करेंगे वो पेंट आपको मिलेगी तो आप उसकी किस बेस पे डिपेंड कर रहे हैं? उस पेंट की क्वालिटी, कि उसका मोयार अच्छा है, ठीक है। लेकिन वही पेंट अगर आप किसी कह लीजिए कि इचरा बाज़ार, ठीक है, अनारकली वगैरह, वहाँ से वो आपको क्या मिलेगी? कम प्राइस में मिलेगी, तो वहाँ पे उसकी मिकदार ज़्यादा होगी। यानी अगर आपने ये पेंट 5000 की ली है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन होगी 1 पेंट। लेकिन वही 5000 में अगर आप क्वांटिटी देखें तो आपको ज़्यादा मिकदार में पेंट्स मिल सकती हैं, 4-5 आ सकती हैं। इसी तरह आप शुगर की बात कर लीजिए, चीनी। आप जब शुगर लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, तो एक बड़े क्रिस्टल्स की चीनी मतलब बड़े दानों वाली होती है, और एक जो होती है वो पिसी हुई चीनी जिसके दाने बारीक होते हैं। तो जो बारीक दानों वाली है उसकी क्वालिटी कम होती है लेकिन उसके दाने ज़्यादा होते हैं, कंसंट्रेशन में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह जो बड़े दाने वाली चीनी है उसके दाने तो बड़े होंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो तो बड़े होंगे, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी अगर आप उसको कंपेयर करेंगे स्मॉल मिनी यानी छोटे दानों वाली चीनी से। तो इस सब हिसाब से जब ऑब्जर्वेशन की जाती है तो वो 2 तरह की होती है, या तो आप मोयार को देखते हैं या मिकदार को। तो याद रखिएगा कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री के अंदर हम ज़्यादातर फोकस क्वांटिटी को करते हैं, मिकदार को, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस। क्वालिटेटिव की निस्बत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये मेजरेबल होती है, आप इसको मेजर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसी हवाले से आइए ऑब्जर्वेशन का टॉपिक देखते हैं और इसके एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशंस। एज द फर्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट रिकॉल्स हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस और मेक्स न्यू वन। हिज हर यानी मेल फीमेल दोनों बायोलॉजिस्ट की बात की गई है। यहाँ से बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन भी है, ऑब्जर्वेशंस की। Observations are made with 5 senses, that is vision, hearing, smell, taste and touch. Observation may be both qualitative and quantitative. तो आइए इनकी definitions देखते हैं। Quantitative observation are considered more accurate than qualitative ones because the former are invariable and measurable and can be recorded in terms of number। कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो मेजरेबल भी हो सकती है, और क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन होती है, मिकदार होती है, तो मेजर करने के साथ साथ आप उसको नंबर्स में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव को आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी क्वालिटी मयार को देखा जाता है, ठीक है जी। अब अगर आप नीचे आए एग्जांपल्स पे तो देखिए क्वालिटी के हिसाब से अगर वाटर को देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इधर जो वर्ड THAN लिखा है इसको दैन पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमेशा डिफरेंस करने के लिए 2 बातों में यूज़ होता है, दैन, कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट।
जबकि क्वांटिटेटिव में देखें तो कंसंट्रेशंस लिखी हुई हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथानॉल। एथानॉल अल्कोहल को कहते हैं, ठीक है जी, कि 1 लीटर वाटर जो है वो 1 लीटर एथानॉल की निस्बत भारी होती है, मतलब वाटर का जो वेट है वो ज़्यादा होता है। अब इसको कंसंट्रेशंस में देखें, उधर क्वांटिटेटिव में लिखा हुआ है अ लीटर ऑफ वाटर का वेट कितना है 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथानॉल वेट 789 ग्राम्स। आपको नज़र आ गया होगा कि इधर लेफ़्ट साइड पे क्वालिटेटिव में प्रॉपर्टी मुयार को बताया गया, जबकि राइट साइड पे क्वांटिटी यानी मिकदार को बताया गया। तो बेटा इसी तरह जब आप ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 22 पे, तो आप उससे एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब ये जो वर्ड हाइपोथेसिस है, इसमें जो SES है ये यूज़ होता है प्लूरल के लिए, ठीक है। इसी तरह एक और वर्ड है हाइपोथेसिस, जो SIS है ये यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस क्या है, असल में द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी जो एक्सप्लेनेशन की जाती है किसकी, ऑब्जर्वेशन की, वो जो आपने पीछे ली थी ऑब्जर्वेशन, उसकी जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ कि हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है जी। अब यानी जो आपके पास हाइपोथेसिस आप बनाएंगे वो आपने ऑब्जर्वेशन से बनानी है और उसी की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन यानी मज़ीद वजाहत करके उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मतलब वजाहत होता है और टेंटेटिव का मतलब अंदाज़न होता है, ठीक है, अंदाज, सपोजिव। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, यानी अंदाज़ा जो लगाया जाएगा हाइपोथेसिस में, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम रीड करेंगे कि ये बातें हैं जिनको देखकर हम ऑब्जर्वेशन से आगे हाइपोथेसिस में आए हैं और इससे फिर आगे मूव करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस until they are organized and related to a question। ऑब्जर्वेशन तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाएंगी तब तक जब तक वो रिलेट नहीं करेंगी हमारे सवाल के साथ, जिसकी बेस पर हमने बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट किया है। बायोलॉजिस्ट organizes his, her and other observations into data form and construct a statement that may prove to be the answer of the biological problem under study। यानी इन्होंने क्या किया कि जितना भी डेटा है उसको लिया और उस डेटा को लेकर उन्होंने एक आंसर बनाने की कोशिश की, जिस आंसर की बेस पर यूँ समझ लीजिए कि हम कन्फाइंड होंगे, कन्फर्म होंगे कि जी हाँ ये जो है हमें आगे लेकर जा सकता है और यही हमारी प्रॉब्लम का डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये असल में एक आंसर होगा। तो दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। यहाँ पे देखिए अब सिंगुलर यूज़ हुआ है, ठीक है जी। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। माइट बी ट्रू का मतलब है कि हो सकता है कि ये सही हो। अगर तो ये सही होगी तो ये असल में आपका जो क्वेश्चन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का उसका आंसर होगा और इसी को हम फिर आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अगर ये नहीं सही हुई, ये डिसप्रूव होगी, तो हमें दोबारा से ऑब्जर्वेशंस पर जाना पड़ेगा। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज़ इट शुड बी अ जर्नल स्टेटमेंट। जर्नल मतलब इतनी सिंपल हो कि सबको समझ आ जाए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ठीक है। टेंटेटिव का मीनिंग मैं आपको अंदाज़न बता चुका हूँ। इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, कि जो ऑब्जर्वेशंस ली गई थी उन्हीं बेस पर आपने हाइपोथेसिस को बनाना है। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना सिंपल हो सके उतना आपने इसको बनाना है। जैसे अगर यहाँ पर एक बात की जाए, एग्जांपल ली जाए सिंपल करने की, तो आप देखते हैं कि इंटरनेट पे एक ऐप है जिसको हम यूज़ करते हैं,
जिसको आप कह लीजिए कि फ़ेसबुक है जिस तरह, अब फ़ेसबुक हर एक इंसान यूज़ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है वो बड़ा सिंपल है। क्या आपने सिर्फ अपने जो है ईमेल आईडी लिखनी है, उसके साथ पासवर्ड लिखना है और कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो ईज़िली जो है वो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब वो देखिए कि वो जर्नल और सिंपल टू सिंपल है कि आप उसको ईज़िली जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो फेसबुक के बैक हैंड जो कोडिंग हुई है जिस पे फेसबुक बनी हुई है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो शो नहीं की गई, ठीक है। तो जो दिखावट है, जो दिखाई जाती है वो सिंपल होती है एज़ पॉसिबल फेसबुक का पेज के सबको समझ आ जाए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशली फॉल्सिफिएबल, यानी ये जब भी इसको आप इसके पोटेंशली फॉल्सिफिएबल का मतलब है कि ये गलत ना हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। अगर आपको लगता है कि आप हाइपोथेसिस जो है ये वाली फ़लाँ हाइपोथेसिस गलत है, तो इसको गलत आप कर सकते हैं, इसको आप डिसप्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर आपके पास एक हाइपोथेसिस आ चुकी है जो कि आपको लगता है कि करेक्ट है और आपके कह लीजिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर है, तो उसको आप डिडक्शन में लेकर जाते हैं। और डिडक्शन क्या है? डिडक्शन असल में एक लॉजिक होता है। ये लॉजिक जो है ये असल में इफ़ और देन का लॉजिक होता है, ठीक है। इसको लगाकर हम अपनी जो स्टेटमेंट होती है उसको वेल डिफाइन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक लॉजिक मैं आपको जर्नल बताऊं आपके लिहाज से, वो ये है कि अगर मैं कहता हूं कि आपने सुबह को स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसको आप स्कूल से रिलेट करवाएंगे। स्कूल जाने के लिए लंच बॉक्स ले जाना इतना ज़रूरी नहीं है, पानी की बोतल ले जाना इतनी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी बैग ले जाना है, क्योंकि बैग में आपकी बुक्स हैं। तो अब आप स्कूल का जो एक लॉजिक है वो बनाएंगे, स्कूल के पॉइंट को कनेक्ट करेंगे बैग के साथ। इफ़ आई गो टू स्कूल, अगर मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक माई बैग विद माई सेल्फ, कि मैं अपने साथ अपना बैग लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। तो असल में जो आपके पास हाइपोथेसिस बनती है, जो एक आंसर बनता है, उसको आप एक दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक वेल डिफाइन आंसर बन जाए। और इसके लिए आप इफ़ और देन का लॉजिक यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल जाने के लिए आप लॉजिक यूज़ करेंगे, इफ़ आई गो टू स्कूल देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक माई बैग विद माई सेल्फ। तो आज ये डिडक्शन को रीड करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉज डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से उसको ड्रॉ करेंगे। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। एक्सपेक्टेड यानी उससे जो तवक्को की जाती है वो रिज़ल्ट बनाया जाता है। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू देन वन शुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन रिज़ल्ट। तो अगर तो वो सही करेक्ट हो जाएगी तो उससे वो रिज़ल्ट आ सकता है जो आपने माइंड में सोचा होगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक। और इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? इफ़ और देन का लॉजिक। तो स्टूडेंट्स आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं अपने इस लेक्चर को। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इससे रेलिवेंट जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आपको PDF फाइल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसमें कुछ स्टेप्स थे जिनकी हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी। उसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप था जिसको हमने डिस्कस किया था वो था रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट स्टेप डिस्कस किया विच इज़ ऑब्जर्वेशंस, और हमने उसकी 2 टाइप्स की बात की। द फर्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड इज़ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने अपने थर्ड स्टेप की बात की विच इज़ हाइपोथेसिस। देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फोर्थ स्टेप विच इज़ डिडक्शंस। आज हम अपने नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे।
तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जिससे हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एक्सपेरिमेंटेशंस। तो इसके लिए आपको अपनी बुक के पेज नंबर 22 पर आना पड़ेगा और हम आज एक्सपेरिमेंटेशन से अपना फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्सपेरिमेंटेशंस या एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप कंसीडर किया जाता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि जब हमें ये बातें पता चल जाती हैं हाइपोथेसिस के थ्रू या डिडक्शंस के थ्रू कि प्रॉब्लम क्या है, तो उस पर हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि जो चीज़ हमने पीछे डिस्कस की हाइपोथेसिस के अंदर या उससे जो डिडक्शन बनाई हमने, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो कंक्लूजन है जिस पर हमने पहुंचना है, क्या हम उस पर पहुंच सकते हैं। अगर तो पहुंच सकते हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रू आता है, और अगर हम उस पर नहीं पहुंच सकते तो हमारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कंक्लूजन या आंसर है वो फॉल्स आता है। अगर तो ट्रू आता है तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, विच इज़ समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, कि हम रिज़ल्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर किसी भी वजह से हमारी जो गिवन डिडक्शन है वो गलत साबित हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हम डायरेक्ट दोबारा अपने सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं, विच इज़ ऑब्जर्वेशंस। यानी हमसे कुछ ऐसी गलती हुई है कि हमसे सही तरह से ऑब्जर्वेशंस डील नहीं की गई। तो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटेशन की अगर बात की जाए तो मैंने एक्सपेरिमेंटेशन के हवाले से दो तरह की बातें वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन की हैं। द फर्स्ट इज़ कंट्रोल ग्रुप एंड द सेकंड इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त दो तरह के ग्रुप्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट इज़ कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप से मुराद ये है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट में हमें पता होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऑल द अवेलेबल थिंग्स, जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें कंट्रोल ग्रुप में पता होंगी कि ये तमाम तर चीज़ें हमारी नीड हैं। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर एक चीज़ को, वन थिंग इज़ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि चेंज कर देना। चेंज करने से मुराद कि जब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक चीज़ को हम चेंज करते हैं ताकि हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप के साथ कॉन्ट्रास्ट कर सकें। कॉन्ट्रास्ट मतलब मैच कर सकें कि इनमें क्या क्या चीज़ें सेम है और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको दूं तो वैसे तो आपकी रूटीन लाइफ से बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन जो सूटेबल एग्ज़ाम्पल है जो कि बुक में भी लिखी हुई है और जो आपको ईज़िली समझ भी आ जाएगी, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। जिस तरह आपको पता है कि आपके पास जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड क्रिएट करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और उस फूड को हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज। जब प्लांट्स अपना ये फूड तैयार करते हैं तो उसके लिए एक इक्वेशन लिखी जाती है। वो इक्वेशन हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके साथ हम वाटर लेते हैं, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और उसके साथ सनलाइट मौजूद होती है, और इन तमाम चीज़ों के प्रेजेंस में हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6 और ऑक्सीजन बन जाते हैं 6O2। अब इसको बैलेंस आपने पहले भी किया और यकीनन ये आपको बैलेंस करना भी आता होगा। अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन से ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि प्लांट्स ने अपने लिए फूड जनरेट किया विच इज़ कॉल्ड ग्लूकोज और इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन क्रिएट किया। अब ये जो मैंने रिएक्शन आपके सामने लिखा है ये असल में एक्सपेरिमेंट किया गया है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रूव्ड हुआ है कंट्रोल ग्रुप में कि भाई वाकई ही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें से एक चीज़ को चेंज कर दें, वो चेंज क्या है कि अगर हम इस रिएक्शन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को रिमूव कर दें, तो इसको रिमूव करने की वजह से होगा ये कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटम उनका ग्लूकोज तैयार नहीं होगा,
और यही वो एक पॉइंट है कि हम चेक करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक चीज़ को चेंज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके, कि चेंजेस आती हैं कि नहीं। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटेशन में हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देखा करते हैं, उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, और इसी तरह कंट्रोल ग्रुप में पहले वो तमाम तर चीज़ें रख लेते हैं जिनका हमें पता होता है। तो इस तरह इनके कॉन्ट्रास्ट से हमें अपना कंक्लूजन फाइंड करने में ईजीनेस होती है। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22 के लास्ट पे जो एक्सपेरिमेंटेशन का जो पैराग्राफ है वो आपने खुद रीड कर लेना है। मैं नेक्स्ट पेज पे जो एक्सपेरिमेंटेशन का जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा पैराग्राफल, व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं इसे रीड करता हूँ। आइए इसको गौर से सुनिएगा। इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड यानी जिसका हमें पता हो, जिसके ऊपर हम मतलब कि हमारी गिरफ्त हो पूरी तरह, ठीक है। द साइंटिस्ट मस्ट कॉन्ट्रास्ट एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद अ कंट्रोल ग्रुप, हमेशा वो उसका कंट्रास्ट करवाते हैं। द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक, अलाइक यानी एक जैसा, ठीक है, इनके साथ एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर द वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, लेकिन चेक करने के लिए एक चीज़ को तब्दील कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत को देखने के लिए वन कैन कॉन्ट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कंट्रोल ग्रुप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल होगी, यानी वो इजीली जो है वो ग्लूकोज तैयार कर सकती है और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को परफॉर्मेंस दे सकती है। जबकि आगे लिखा हुआ है विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन नहीं करेंगे। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड, ये साबित होगी व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द कंट्रोल ग्रुप एंड डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इस तरह ये साबित हुआ कि कंट्रोल ग्रुप में क्योंकि तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, इस वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अकर होगी, वाइल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगी। तो इस तरह हमें ये पता चला एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जितनी चीज़ें हमने ले ली थी, क्या उससे हमारा कंक्लूजन आ सकता है, अगर आ सकता है तो टिक, तो वो आ गया था कंट्रोल ग्रुप में, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो नहीं आया। तो हम दोबारा अपनी ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, ऑब्जर्वेशन में सोचेंगे अच्छा प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, हम फिर मज़ीद उस पर ऑब्ज़र्व करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, ऑब्जर्वेशन अपनी 5 सेंसेस से, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हीयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, साइट, ठीक है। अगर हमें वहाँ पे समझ आ जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, उसको जब हम ऐड करेंगे तो अल्टीमेटम वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से हमारा आंसर कंट्रोल ग्रुप में आ जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी ये गलती थी। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 6 पॉइंट जो है वो रिज़ल्ट्स का है। रिज़ल्ट्स कैसे बनते हैं, जब हमारे एक्सपेरिमेंट कवर अप हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमने एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं और उससे कुछ ना कुछ आंसर आ चुका है, कंक्लूजन आ चुका है, तो उसी आंसर को अब हम आगे लेके चलेंगे। कहते हैं जी, बायोलॉजिस्ट गैथर्स एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। क्वांटिटेटिव यानी जो मिकदार होती है डाटा की, उसको उखज़ कर लेते हैं। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली, यानी उसको स्टैटिस्टिकली देखा जाता है, यानी उसके ऊपर कुछ रेशोज़ लगाई जाती हैं। स्टैटिस्टिकली वर्ड स्टैटिस्टिक्स से निकला है और स्टैटिस्टिक्स जो है ये मैथ्स की एक ब्रांच है। इसके बारे में हम फर्दर अगले टॉपिक्स में डिस्कशन जो है वो आएंगी, वहाँ पर करेंगे। टू ड्रॉ कंक्लूजन्स बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। अब जब हमारा रिज़ल्ट हमें पता चल चुका है तो अब लास्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। बेटा रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि जो रिज़ल्ट हमारे तक आ चुका है, अब उस रिज़ल्ट को हमने वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड करना है ताकि तमाम तर ह्यूमन बींग्स उसको देख सकें, उसको समझ सकें। अब इसके कई डिफरेंट मेथड्स हैं। हम कंपेन्स लगा सकते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में,
ठीक है। मसाजिद वगैरह जो मॉस्क्स होती हैं उनके अंदर जो खुतबात वगैरह होते हैं वो करवा सकते हैं मौलाना साहब से। इसके अलावा प्रिंट मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम तर स्टेप्स को यूज़ करके हम अपने रिज़ल्ट को क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि हर एक को उसके बारे में पता चल जाए। तो अगर मैं अब बात करूं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है, तो ये याद रखिएगा कि स्टेप वाइज जो हमने स्टेप स्टार्ट किए थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, और इन्हीं स्टेप्स को आगे हम एक एग्ज़ाम्पल कह लीजिए या आगे एक टॉपिक कह लीजिए जिस पे हमने इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मलेरिया, जो कि एक डिज़ीज़ था जिसके बारे में मैंने सामने हेडिंग दी भी हुई है, हिस्ट्री। यानी हम सबसे पहले मलेरिया की हिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे कि ये आया कैसे, इसके बारे में पहले ज़माने में यानी एंशियंट टाइम में लोग क्या सोचा करते थे और क्या तर मामलात थे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ कि तकरीबन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले, ये एंशियंट टाइम कंसीडर होता है। तब जो फिजिशियंस थे यानी जो तबीब थे, उनके मुताबिक जो मलेरिया था वो सिर्फ़ एक बुखार था, बुखार हो जाता था और रिकरिंग अटैक्स था। मतलब ये बार बार इसी तरह बुखार हो जाना, सर में दर्द रहना, इस तरह की कंडीशन को पहले ज़माने में मलेरिया समझा जाता था, क्योंकि उस वक्त का जो मलेरियल एजेंट था, एजेंट मतलब कि जो मलेरिया का कॉज बन रहा था, वजह बन रहा था, उसको फैला रहा था, वो भी वीक था उस ज़माने के हिसाब से। तो उस वक्त सिर्फ मलेरिया का काम, या मलेरिया क्या था, सिर्फ चिल्स एंड फीवर्स। ये आपकी बुक में ये दो वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। और साथ ये भी बात हिस्ट्री में लिखी हुई है कि मार्शे एरियाज़ जो थे वहाँ पर ये ज़्यादा होता था। फिर दो कंडीशंस ऐसी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मलेरिया उन लोगों को होता था जो कि उन लोगों को होता था, मतलब हवा के थ्रू होता था, स्प्रेडिंग थ्रू एयर, हवा के थ्रू ये फैलता था। बट अगर आप मार्शे एरिया का वाटर पीते थे, पानी वगैरह पीते थे, उससे मलेरिया नहीं होता था। अब ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात थी कि पानी से नहीं हो रहा, हवा से हो रहा है। तो इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस वक्त क्योंकि आपको पता है कि इतने इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, इतने टूल्स अवेलेबल नहीं थे, तो इतनी डिटेल्स के साथ डिस्कशन नहीं हो पाती थी। बहरहाल बातें चलती रही या बातें होती रही, तो हमें तब ये पता चला हिस्ट्री से कि मलेरिया असल में एक इटालियन वर्ड है, ठीक है, और दो वर्ड हैं लिटरली। द फर्स्ट इज़ माला एंड द सेकेंड इज़ एरिया। माला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर। अब आप इसको कंबाइन करें तो इट मीन्स दैट बैड एयर, यानी गंदी हवा। तो मलेरिया का मीनिंग ये बना कि इट इज़ अ बैड एयर, गंदी हवा, यानी जो हवा है एयर के थ्रू ये स्प्रेड होता था। अब उस वक्त क्योंकि मैंने आपको बताया कि टूल्स और इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो उस वक्त ज़्यादा सोच विचार भी नहीं थी इसके बारे में। लोगों ने क्या किया उस वक्त, उसी मतलब ड्यूरिंग जो था तकरीबन 17वीं सेंचुरी में जो न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ। जैसे ही अमेरिका डिस्कवर हुआ तो बहुत सी मेडिसिन्स जो हैं अमेरिका से ट्रांसपोर्ट की गई यूरोप में। अब उस वक्त यूरोप में जब इन्हें लाया गया तो एक बार्क ऑफ ट्री था, ठीक है, बार्क लकड़ी को कहते हैं, एक बार्क ऑफ ट्री था जिसका नाम था कीना कीना। क्या नाम था? कीना कीना। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था उस वक्त के मलेरियल पेशेंट पर। यानी अगर किसी को मलेरिया था उस वक्त का, तो उस वक्त का जो मलेरियल पेशेंट था उसको अगर कीना कीना प्रोवाइड कर दी जाती तो ईज़िली जो था वो रिकवर होना शुरू हो जाता था। अब जैसा कि आप जानते हैं लालच बुरी बला है, तो उस वक्त के कुछ जो मर्चेंट्स थे, सौदागर थे, उन्होंने ये देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा जो है मलेरियल पेशेंट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा ये सेल भी की जा रही है, सेल वर्ड है, सेल भी की जा रही है। तो इस वजह से मर्चेंट्स ने क्या की, डिसऑनेस्टी की, ठीक है, डिसऑनेस्टी ये की कि उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया, कीना कीना को रिप्लेस कर दिया एक दूसरी बार्क के साथ,
विच इज़ कॉल्ड सिनकोना। अब सिनकोना जो थी वो फिज़िकली तौर पे काफ़ी हद तक रिलेट करती थी कीना से, ठीक है, लेकिन केमिकली तौर पे ज़ाहिरी सी बात है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। जब मर्चेंट्स ने देखा कि भाई हम इसको ईज़िली रिप्लेस कर सकते हैं तो इन्होंने सिनकोना को मार्केटेड करना शुरू कर दिया। अब लोगों को तो इस चीज़ का, मैंने आपको बताया उस टाइम इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, उन्होंने ये सोचे बिना ही कि भाई ये मेडिसिन डिफ़र है, चेंज है, तब्दीली है, उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा और उन्होंने सिनकोना को यूज़ करना शुरू कर दिया। मेरा ये ख़्याल है कि उस टाइम अल्लाह की देन थी कि सिनकोना जो था वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इट इज़ कंसीडर्ड मोर इफ़ेक्टिव ड्रग कंपैरेटिवली टू कीना। मतलब कि कीना की निस्बत सिनकोना जो था ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता था जिसे हम नाम देते थे कोनीन। क्या केमिकल का नेम है? कोनीन। कोनीन जो था इट इज़ कंसीडर मोर इफ़ेक्टिव ड्रग अगर हम इसको कंपेयर करें किससे? कीना से। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मर्चेंट्स ने अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान करने की सोची। उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं लोगों का नुकसान होगा कि नहीं, उन्होंने बस ये सोचा कि हमारा फ़ायदा होगा इसकी रिप्लेसमेंट से। वो एक अलग बात है कि अल्लाह की तरफ से वो जो सिनकोना था जिसके अंदर कोनीन नामी ड्रग था वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव था मलेरियल पेशेंट को रिकवर करने में अगर हम उसको कंपेयर करें कीना से। तो इस तरह जो है ये हिस्ट्री थी मलेरिया की। ये तकरीबन ये सारी बातें जो हैं ये मैंने आपको पेज नंबर 23 और 24 तक की फ़र्स्ट पैराग्राफ तक बता दी हैं। इसके बाद फिजिशियन ने देखा कि भाई ठीक है इलाज हो रहा है, उन्होंने सिनकोना को ही इस्तेमाल किया और सही तरह पेशेंट रिकवर होते जा रहे थे। लेकिन इसके कम से कम 200 साल बाद, आफ्टर 200 ईयर्स अगो, ये देखा गया, एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, एक आर्मी फिजिशियन थे, उन्होंने ये देखा, उन्होंने इस चीज़ पर सर्च करना शुरू की। उन साइंटिस्ट का नाम था लेवरॉन। तो लेवरॉन ने सबसे पहले क्या किया, एक मलेरियल पेशेंट को लिया, उनका ब्लड निकाला और उस ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। उन्होंने जब ये इस ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आए जिनको इन्होंने टाइनी क्रिएशन का नाम दिया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। लेकिन उस वक्त आपको मैंने बताया कि इतनी ज़्यादा डिटेल्स में बातें नहीं की जाती थी, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, तो उनकी बात पर ज़्यादातर गौर नहीं किया गया। फिर चंद साल बाद फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर मलेरियल पेशेंट का ब्लड निकाला गया, उसको देखा गया। तकरीबन 2 साल बाद तो वो दोबारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आए, लेकिन उसको फिर इग्नोर कर दिया गया। फिर दोबारा 3 साल बाद सेकंड डिस्कवरी हुई लेवरॉन के बाद। उस डिस्कवरी में दोबारा मलेरियल पेशेंट के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, छोटे छोटे मतलब माइक्रो का मतलब ही छोटे होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आए। और आखिरकार क्योंकि ये बात पहले लेवरॉन कर चुके थे और लेवरॉन पहले इसको नाम भी दे चुके थे इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, विच इज़ प्लाज्मोडियम, सिंगुलर प्लाज्मोडियम, और इसका प्लूरल जो है वो है प्लाज्मोडिया। तो बाद में साइंटिस्ट को ये बात माननी पड़ी लेवरॉन की और उन्हीं टाइनी क्रिएशंस को इनको नाम देना पड़ा प्लाज्मोडियम। तो अब ये एक बात समझ आई हिस्ट्री के बाद हमें कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरियल पेशेंट के अंदर पाया जा रहा है। तो इस तरह यहाँ से रिकग्निशन हुई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, पहचान हो गई। मैंने आपको बताया था कि पिछले स्टेप्स जो हैं वो आगे जो हैं वो दोबारा क्या होंगे, यूज़ होंगे। तो अब प्लाज्मोडियम के बारे में जब लेवरॉन ने डिस्कवरी कर ली या साइंटिस्ट ने वो नाम दे दिया, तो इस चीज़ से ये बात कंफर्म हो गई कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान हो गई। अब हमने उस पर क्या लगाना शुरू की, ऑब्जर्वेशंस। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप ये समझ लीजिए कि पेज नंबर 24 के सेकंड पैराग्राफ का लास्ट वर्ड प्लाज्मोडियम है। वहाँ तक मैंने आपको पूरी डिटेल सुना दी है, इसे आपने थोरोली रीड कर लेना है खुद। इसमें जो बातें रीड करके बताने वाली हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको अभी रीड कर देता हूँ। अभी हम कॉन्सेप्चुअली जिस तरह आगे चल रहे हैं हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं थर्ड पैराग्राफ से इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, पहले इसे स्टार्ट करूँगा, इसे आप गौर से सुनिएगा। लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी डिफरेंट
कॉजेज़ ऑफ मलेरिया वर बीन सजेस्टेड, डिफरेंट जो कॉजेज़ थे वो बताए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस तैयार की गई, 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस। हमने अपनी 5 सेंसेस को, उस टाइम के जो साइंटिस्ट ने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके 4 इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बनाई। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? फर्स्ट इज़ मलेरिया एंड मार्शे एरिया हैव सम रिलेशन, कि मार्शे का एरिया जो है और मलेरिया का, इसका आपस में कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशन है। सेकंड, कोनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में वर्ड कीना को इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि कीना की निस्बत कोनीन जो था ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग था जो कि मलेरियल पेशेंट को रिकवर कर सकता था, इसलिए वर्ड कोनीन जो है वो ऑब्जर्वेशन में लिया गया। थर्ड इज़ द ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेज एरिया डजंट कॉज मलेरिया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हिस्ट्री में कि मार्शे एरिया का पानी पीने से जो है वो मलेरिया स्प्रेड नहीं होता था, जबकि हवा के थ्रू होता था। इट इज़ अ स्प्रेडिंग डिजीज़ थ्रू एयर, जिसके बारे में मैंने पहले ऊपर लिख दिया था, बैड एयर। और लास्ट पॉइंट था प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट। अब आप ये देखिए, ये 4 ऑब्जर्वेशन जो हैं ये हमने बनाई, और ये चारों ऑब्जर्वेशन जो हैं ये इम्पॉर्टेंट कंसीडर की जाती हैं, लेकिन इन चारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो थी वो लास्ट वाली थी कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट, कि जो मलेरियल पेशेंट है, मलेरिया का पेशेंट है, उसके ब्लड के अंदर क्या चीज़ देखी गई? प्लाज्मोडियम, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ। जो लेवरॉन के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जिसकी डिस्क्रिप्शन भी दी है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से। अच्छा जी, आगे इसको लेके चलते हैं। अब हमने ऑब्जर्वेशंस बना ली, अब हम क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है, अगर SIS लिखा हो तो ये सिंगुलर होता है, और जैसा कि आप टॉप पे देखेंगे पिछले पेज पे लेफ़्ट साइड पे हाइपोथेसिस SES लिखा हुआ है तो वो प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा। तो क्योंकि यहाँ पे हमने एक हाइपोथेसिस की बात करनी है तो इसलिए इसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है उसके स्पेल्स हैं HYPO, हाइपो, THESIS, आखिर पे क्या लिखा हुआ है? SIS। ठीक है, अच्छा तो बेटा इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस क्या बनी? वो ये बनी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जो प्लाज्मोडियम है असल में वो वजह है किसकी? मलेरिया की। यानी अगर किसी में मलेरिया स्प्रेड हुआ है, किसी में मलेरिया फैला है, तो उसकी बेसिक रीज़न जो है वो प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडिया है। यानी ऊपर से जो हमने 4 ऑब्जर्वेशंस ली थी उसमें फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई। उस पॉइंट को उठाया गया जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो ये था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अच्छा जी, अब हमने ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाई, अब हम इससे डिडक्शन बनाएंगे। तो डिडक्शन क्या है? कहता है इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पेशेंट इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, इसको आप बुक पे भी देख सकते हैं, मैं दोबारा एक दफ़ा ये रीड कर देता हूँ। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब इस पूरी लाइन के अंदर आप 2 वर्ड अगर अंडरलाइन कर लें तो आपको समझ आ जाएगा कि इधर आपने डिडक्शन का लॉजिक लगाया। जैसे फर्स्ट वर्ड है इफ़, आप इफ़ को अंडरलाइन करिए, बाकी रीडिंग सुनिए इसकी। इफ़ अंडरलाइन करने के बाद प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन, अब आप देन को अंडरलाइन कर लीजिए। अब इफ़ और देन को अगर आप पीछे जाके डिडक्शन के टॉपिक में देखेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि इफ़ देन लॉजिक। तो असल में हाइपोथेसिस के अंदर आपने इफ़ देन का लॉजिक लगाना होता है और अपनी क्या क्रिएट करनी होती है? डिडक्शन। तो अब यहाँ पे आपने ये डिडक्शन तैयार की, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, देन ऑल द पर्सन, तो जितने भी लोग हैं इल विद मलेरिया, जो मलेरिया से बीमार होंगे, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके ब्लड के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडिया। ठीक है,
तो अगर किसी भी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडिया या प्लाज्मोडियम मौजूद है, इट मीन्स डैट कि उसको क्या कॉज होगा, मलेरिया। ये हमारी बन गई अब डिडक्शन। अब ये 4 स्टेप्स हो चुके हैं। हमने पहले प्रॉब्लम डिस्कवर की, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस टाइम वाली प्रॉब्लम जो थी वो थी प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का कॉज थी। फिर हमने उससे ऑब्जर्वेशंस बनाई, ऑब्जर्वेशन से हमने हाइपोथेसिस बनाई और उससे अब हमने लास्ट में डिडक्शंस बनाई। अब ये देखिए कि डिडक्शन बनाने के बाद हम इसके ऊपर क्या परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम ये कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे कि जो हमारा पेशेंट है या जो हमारा पर्सन है उसको मलेरिया होगा कि नहीं। अभी तक की जितनी बातें मैंने की हैं जो कि ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुई हैं ऑनवर्ड कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर ये बातें सारी सच्ची हैं तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे जब हम पहुंचेंगे तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पर या एक्सपेरिमेंटेशन पर हमारे पास 2 बातें आ जाएंगी। वही जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाया, क्या, या तो कंट्रोल ग्रुप या फिर दूसरी तरफ क्या आ जाएगी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप में तो हमें सारी बातें पता है, सारी बातें जो है ऑल द अवेलेबल थिंग्स, यानी तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं। हमें पता है कि अगर प्लाज्मोडिया ही अगर मलेरिया होगा तो प्लाज्मोडिया या प्लाज्मोडियम उसकी रीज़न बनेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है वो हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, कोई एक चीज़ चेंज कर देंगे, वेरिएबल कर देंगे। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटेशन में जब हमने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया तो आइए एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने क्या लिखा, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वर एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड देखा गया फॉर द पर्पज़ ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप। ये कंट्रोल ग्रुप था। द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो 100 और पर्सन का ब्लड जो है वो किसके नीचे देखा गया, किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे। यानी 100 बंदे जो हैं जिनको मलेरिया है उनका ब्लड देखा गया, 100 बंदे हैं जो कि हेल्दी पर्सन है उनका ब्लड देखा गया। अब देखिए, एक को आप कंट्रोल ग्रुप कह दीजिए, एक को आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह दीजिए। अब ये बात तो कंफर्म होनी चाहिए कि अगर इन 100 को मलेरियल पेशेंट कहा गया है तो इनके अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, और अगर इनको हेल्दी पर्सन कहा गया है तो इनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए। तब ही आपकी डिडक्शन करेक्ट होगी और एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म होगा और कंक्लूजन आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या हुआ। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शो डैट ऑलमोस्ट ऑल द मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि जितने भी आपके पास पेशेंट्स अवेलेबल थे मलेरियल, उन तमाम के ब्लड के अंदर क्या पाया गया, प्लाज्मोडियम। तो ये बात प्रूव हो गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब आते हैं हेल्दी पर्सन की तरफ। कहते हैं वाइल जबकि 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन आल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब ये क्या बात हुई, वो ये कहता है कि 100 हेल्दी पर्सन का जब ब्लड देखा गया तो उनमें से 7 ऐसे थे जिनमें प्लाज्मोडिया पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर ये जो प्लाज्मोडिया था ये ट्रैवल किया कहीं ना कहीं से। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की जब ट्रैवलिंग होती है तो इसको हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा वक्त होता है जिसमें रेलिवेंट पैरासाइट, जिसने बीमारी कॉज करनी होती है, वो पैरासाइट एंटर होता है। कहाँ पर एंटर होता है, अपने होस्ट में। इस टाइम होस्ट जो है वो हेल्दी पर्सन होगा, और एंटर होने के बाद वो अपनी सिम्टम्स शो करता है। सिम्टम्स का मतलब आपको पता होगा, इलामात। ठीक है, जो जो इलामात मलेरिया के लिए इम्पॉर्टेंट है वो शो करता है। तो असल में इस वक्त ये हुआ कि जब 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड देखा गया और 100 हेल्दी पर्सन्स का ब्लड देखा गया तो वो तो कंफर्म थे कि उनके अंदर प्लाज्मोडिया है। लेकिन जब इनका ब्लड देखा गया तो 7% के अंदर प्लाज्मोडिया जो है वो पाया गया। हमने ये कह दिया कि असल में वो इस वक्त किस कंडीशन पे चल रहे थे, 7% इंक्यूबेशन पीरियड में थे, कि उनके अंदर कहीं ना कहीं से वो पैरासाइट, इस टाइम पैरासाइट कौन होगा हमारा, इस टाइम हमारा पैरासाइट होगा प्लाज्मोडिया या प्लाज्मोडियम सिंगुलर।
प्लाज्मोडिया एंटर हुआ और उसने अपनी सिम्टम्स दिखाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन 100 हेल्दी पर्सनस में से 7% जो थे उनके अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया, मलेरिया। तो ये बात बेटा प्रूव हो गई कि प्लाज्मोडिया इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। इसे रीड कर लेते हैं, ब्रैकेट वाला सुनिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका इंक्यूबेशन पीरियड का। नाउ वी नो दैट प्लाज्मोडियम इज द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आगे है। द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट, जिसमें पैरासाइट एंटर होता है इन होस्ट में, एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, और इलामात जाहिर करता है। जैसे आप यहाँ पे डेंगू का लिख सकते हैं कि डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 to 7 डेज़ होता है, 4 से 7 दिन का होता है, ठीक है। या आप इसका सेकंड पॉइंट बना सकते हैं। आगे सुनिए, द रिजल्ट वर क्वाइट कन्वीनियंसिंग एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी जो प्रॉब्लम थी कि मलेरिया स्प्रेड हो रहा है किस वजह से, वो हमने दरियाफ्त कर ली, वो हमने डिस्कवर कर ली, विच इज़ प्लाज्मोडिया। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक जो है, ये पहली प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाती है। अब अगला प्रॉब्लम ये था कि ये प्लाज्मोडिया आ कहाँ से रहा था, ये प्लाज्मोडिया आ कहाँ से रहा था। तो ये नेक्स्ट पेज पे 25 पेज पे आपकी नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, यहाँ तक ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि वो कौन से एजेंट हैं जो कि प्लाज्मोडिया को लेके स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब हवा में ट्रैवल करते हैं और उसको शिफ्ट करते हैं प्लाज्मोडिया को, क्योंकि प्लाज्मोडिया खुद ब खुद जो है वो शिफ्ट नहीं होता, कुछ ऐसे एजेंट हैं जो कि उसको क्या करवाते हैं, शिफ्ट करवाते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं आपको बता दूं। मलेरिया के टॉपिक में पेज नंबर 23 से आपका एक क्वेश्चन जो है वो ये बनेगा, डिफाइन मलेरिया। तो सेकंड पैराग्राफ की 4th लास्ट लाइन है, द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, इट मीन्स बैड एयर, और इसका सेकंड पॉइंट इसी पैराग्राफ में से आप बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि व्हाट इज़ द डिसऑनेस्टी ऑफ मर्चेंट्स, आपने उनकी डिसऑनेस्टी के बारे में लिखना है। फिर ये कौनीन, कीना कीना, सिनकोना, इसके MCQs हैं। जिस तरह एक MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता होता है, वो MCQs होता है कि विच ड्रग इज़ मोर इफ़ेक्टिव टू ट्रीट मलेरिया, तो उसका आंसर कौनीन है या सिनकोना, इनमें से जो ऑप्शन आएगी आपने टिक करनी है। फिर आपने ये याद रखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 24 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि लेब्रॉन की जो स्टडी थी, लेब्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट था, उस पर नोट लिखना है, राइट अ नोट ऑन लेब्रॉन एक्सपेरिमेंट। तो आपने ये 5th लाइन से स्टार्ट करना है 1878 से और प्लाज्मोडियम तक। ये एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, छोटा सा मुराद के शॉर्ट नॉट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस ऑफ मलेरिया का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो जो नीचे 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनमें से कोई सी 2 ऑब्जर्वेशन आप लिख देंगे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह अगर आपको एक MCQs आता है, व्हाट इज़ द हाइपोथेसिस ऑफ मलेरिया, वो आपने याद करनी है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिडक्शन का, वो आता होता है, लेकिन अगर वो आपको सिर्फ डिडक्शन कहेगा तो पेज नंबर 22 पे जो पैराग्राफ है डिडक्शन का, आप उसमें से लिखेंगे। लेकिन अगर वो साथ मेंशन करेगा मलेरिया की टर्म को, तो आपने फिर मलेरिया की डिडक्शन लिखनी है, वो ये थी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया, इंक्यूबेशन पीरियड का था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस टॉपिक में कंप्लीट होता है। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमारी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फिर भी इससे रेलिवेंट कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो थ्योरेटिकल है या कॉन्सेप्चुअल है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो के लास्ट पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इजीली मैसेज करें और पूछें इस टॉपिक से रेलिवेंट। होपफुली ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट मुलाकात में मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।